हेलो हाय गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपने वादे के अनुसार टीआरई 3 का जो 9-10 का क्वेश्चन का 9-10 का जो एग्जाम हुआ वो का मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने कुल 24 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था और आज फिर 24 क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा हूँ। तो आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। मामलुक वंश। जी हाँ, मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। मामलुक वंश कहा किसको जाता है? मामलुक नाम पड़ा कैसे? हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा गुलाम वंश को मामलुक वंश नाम दिया गया। ऐसा दास के माता पिता स्वतंत्र हो, अर्थात स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र जिसे दास बना लिया गया हो, उसे मामलुक कहकर पुकारा जाता है। अर्थात हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा गुलाम वंश को मामलुक वंश नाम दिया गया। इसका कार्यकाल अगर बात की जाए 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। तो मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन की उम्र से का शासनकाल 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, इस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ। तो राणा वीर साल के महल में 1542 ईस्वी राणा वीर साल के महल में 1542 ईस्वी अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, टोटल 48 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री जहां से शुरू हो रहा है, ऑप्शनल का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जहां से शुरू हो रहा है तो 1 से लेकर के 24 सवाल जो है वो हिस्ट्री का है। आप 25, 26 इस तरह करके देखेंगे। मैंने 1-2 कर दिया है, 25, 26 करके देखेंगे। और जीएस सेक्शन का जो 8 सवाल है हिस्ट्री का, उसे लास्ट में जोड़ा गया है, तो ध्यान से देख लेंगे आप लोग। आइए सवाल पे चलते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल, किस स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? तो जी हाँ, 1556 ईस्वी में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 4 नंबर सवाल, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? याद रखेंगे, अकबर जिसने 1561 में मालवा के राजा बाज बहादुर को पराजित किया, यह अकबर का प्रथम विजय था। और 1601 ईस्वी असीरगढ़ के राजा किरण बहादुर को पराजित किया, तो अकबर का अंतिम विजय था। याद रखेंगे, अकबर का प्रथम विजय मालवा के राजा बाज बहादुर के खिलाफ था और अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ के राजा मीरन बहादुर के खिलाफ था। तो अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़। 5 नंबर सवाल देखेंगे, अकबर ने मजहर प्रथा की घोषणा कब की? तो 1579 ईस्वी। का प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया। शेख मुबारक कौन थे? अबुल फजल और फैजी के अब्बा। जी हाँ, मजहर था क्या? धर्म के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा को था। राजा कौन? अकबर। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में हरमदल से मुक्ति पाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में अगर कहा जाए तो जजिया कर की समाप्ति करता है। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की थी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत की। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था की भी शुरुआत करता है। मनसबदारी व्यवस्था की भी शुरुआत करता है 1575 ईस्वी में। का प्रारूप अबू सईद के द्वारा तैयार किया गया था। और 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है और 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। का प्रारूप का वास्तुकार बहाउद्दीन था। 6 नंबर सवाल देखेंगे, अकबर ने बुलंद दरवाजा, जी हाँ,
फतेहपुर सीकरी नगर में बनवाया था, जिसका ये 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अगर कही जाए तो 1577 में हुई। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आंसर हो जाएगा ई, में से कोई नहीं। बुलंद दरवाजा का वास्तुकार बहाउद्दीन था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंडन सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, नगरीय सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, मध्यसागरीय सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, द्रविड़ सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, और इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं गया है, अर्थात लिपि के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति आती है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद, तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, जिसकी खोज वर्ष 1950 ईस्वी शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल विलार्ड लिब्बी के द्वारा की गई थी। और इसी खोज के लिए लिब्बी को 60 ईस्वी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और ऐतिहासिक काल बात की जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 47 का जो काल रहा वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। 8वां नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। झेलम को वैदिक काल में सस्ता कहकर पुकारा जाता था। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी अगर बात की जाए, पूर्व में आलमगीरपुर का गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद स्थित था। 9 नंबर सवाल देखेंगे। घाटी सभ्यता हुलास भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ई, में से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो हुलास सहारनपुर में स्थित है। कहा जाए तो राखीगढ़ी, बनवाली राजस्थान में कही जाए तो कालीबंगा, गुजरात में लोथल, औलावीरा, प्रभासपट्टनम जैसा क्षेत्र स्थित है। 10 नंबर, यूनानी साहित्य में मौर्य को किस नाम से पुकारा गया है? जी हाँ, सेंड्रोकोटस कहकर पुकारा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का मुक्तिदाता शासक, लिबरेटर कहकर भी पुकारा जाता। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी अगर बात की जाए तो रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से और विशाख दत्त की पुस्तक राक्षस से मिलती है। सवाल पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल, किस यूनानी लेखक ने कहा एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के को विवाह में दिया गया था? तो जी हाँ, टार्क, इन्होंने पैरेलल लाइव्स और मोरिलिया नामक पुस्तक की रचना की, और जिसमें यह वर्णित है एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित करके युद्ध में, हाँ 10 के युद्ध में पराजित करके 305 ईस्वी में ट्रिपरेंडिस की संधि हुई। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलेना कहकर पुकारा जाता है, उससे विवाह करता है और 4 प्रांत दहेज के रूप में काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दहेज के रूप में प्राप्त करता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल, अशोक को
गुप्त धर्म में दीक्षा करने का श्रेय किसे जाता है? तो उपगुप्त को, जी हाँ, उपगुप्त अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करता है और हारी त्राहिमाम देख करके उसका हृदय विचलित हो जाता है। कहा जाता है निग्रोध के वचन सुन करके, निग्रोध का वचन सुन करके उसका हृदय परिवर्तित होता है, उससे बौद्ध धर्म दीक्षित करने का काम के द्वारा किया गया। मोगलीपुत्तिस्य अशोक ने अपने शासन काल में, कहा जाता है 250 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व में तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करता है और इसी बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्तिस्य ने अभिधम्म पीठक नामक बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक की रचना की। बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक की रचना मोगलीपुत्तिस्य के द्वारा की गई थी और अध्यक्ष भी मोगलीपुत्तिस्य ही था। 13 नंबर सवाल, अशोक ने अपने शासन के किस की यात्रा की? हाँ, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक बोध गया की यात्रा करता है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। 8वें वर्ष में कलिंग विजय करता है। मगध का दूसरा ऐसा राजा और अंतिम राजा जिसने कलिंग को कर मगध में मिला लिया। कहा जाएगा कि पहला राजा कौन था? महापद्मनंद की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है कि मगध का राजा महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। 14 नंबर सवाल, इस लघु शिलालेख में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया। अशोक के भाब्रू अभिलेख में, जी हाँ, भाब्रू अभिलेख में यह वर्णित है, भाब्रू शिलालेख में यह वर्णित है कि अशोक ने धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। अशोक के मास की टिट्टू और उदोगोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वहीं अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहकर भी पुकारा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी 5वें शिलालेख में मिलती है। अशोक भारत का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित अभिलेख जारी करने की शुरुआत करता है। 15 नंबर सवाल, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? तो 100 गांव आते थे। संग्रहण के अधीन 100 गांव आते थे। 10 गांव को उप कहकर पुकारा जाता था। 200 गांव को पार्वटिक कहकर पुकारा जाता था। 400 गांव को तोड़मुख कहकर पुकारा जाता था और 800 गांव को स्थानीय कहकर पुकारा जाता था। मौर्यकालीन प्रशासन में अगर कहा जाए संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे तो 100 गांव आते थे। उप के अधीन 10 गांव आते थे। पार्वटिक के अधीन 200 गांव आते थे। तोड़मुख के अधीन 400 गांव आते थे और स्थानीय के अधीन 800 गांव आते थे। मैं फिर एक बार चर्चा करूंगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। वहीं मौर्यकालीन नगर प्रशासन, जी हाँ, मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज इंडिका में मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करता है? 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करता है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहकर पुकारा जाता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहकर पुकारा जाता था। 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था और संचारिक। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करता था। वहीं संचारिक नगर नगर घूमकर गुप्तचर का काम करता था।
17 नंबर सवाल देखेंगे, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो से एक से अधिक सुभाष चंद्र बोस थे ही, राजा महेंद्र प्रताप थे ही ना, रास बिहारी बोस जिन्होंने 39वीं फौज की स्थापना की, का सेनापति सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर, राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अस्थायी सरकार को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की, इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की, 1938 के हरिपुरा और 1940 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं, 18 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में वह महान एकता एक कार्यकर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया कि यह कहा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने हिंद स्वराज इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदाज और गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने केसरी और मराठा जैसी पत्रिका की स्थापना की। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा जाता है। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने क्या डिवाइडेड नामक विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है तक की रचना की। भारत का आजाद शत्रु या बिहार का आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल, 18 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी। हाँ, गांधी जी। उन्होंने 1903 ईस्वी कहा जाए तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना की। मार्च 19 यंग इंडिया, सितंबर 19 नवजीवन और 1932 में हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। के द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई। तो 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। वहीं 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में संघ नामक संगठन की स्थापना राजा राम महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोग वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। जमशेदजी टाटा कहा जाए तो टाटा सन्स के संस्थापक, 1907 में टाटा सन्स की स्थापना हुई। भारत के स्वतंत्रता के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा प्रचारित किया गया था। की स्थापना 1868 ईस्वी वीर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। यह बंगाली पत्रिका थी जो कलकत्ता से 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देसी भाषा समाचार अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। इसी एक्ट के तहत अमृत बाजार पत्रिका पहली ऐसी पत्रिका थी जिसने रातों रात अपना नाम और अपनी भाषा बदल ली। पायोनियर पत्रिका जिसके संस्थापक जॉर्ज एलन थे, इलाहाबाद से यह अंग्रेजी भाषा में 1865 ईस्वी की स्थापना हुई। कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ओम प्रकाश पत्रिका पर लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लगाया गया था। सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ओम प्रकाश पत्रिका पर लगाया था, जिसका समर्थन पायोनियर पत्रिका के द्वारा ही किया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में स्टेट्समैन की चर्चा है। 1878 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में रॉबर्ट नाइक के द्वारा पत्रिका की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका।
किस नंबर सवाल, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने पूर्व और पाश्चात्य नामक पुस्तक की रचना की। ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, कर्म योग, प्रेम योग जैसी पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1897 ईस्वी रामकृष्ण स्थापना की, 1889 ईस्वी बेलूर मठ की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहकर पुकारा जाता। इन्होंने सती नामक पुस्तक की रचना की और एकेश्वरवादियों का उपहार जैसी पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिका की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद, जी हाँ, इन्होंने 1902 ईस्वी में कांगड़ी नामक संस्था की स्थापना की। वहीं एक चीज बता दूं मैं, दैवीय आधार पर, जी हाँ, दैवीय आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दैवीय आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया। वहीं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। 22 नंबर, बिहार में 1857 क्रांति को अमर सिंह कहा जाता है। बिहार में देवघर के रोहिणी ग्राम से 1857 पटना से पीर अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। वहीं आरा के जगदीश के शाहाबाद से वीर कुंवर सिंह और भाई अमर सिंह के नेतृत्व द्रोह आगे बढ़ाया गया। तात्या टोपे ग्वालियर से, वहीं नाना साहब कानपुर से द्रोह कर रहे थे। 23 नंबर के किस बिहार प्रांतीय किसान सभा, जी हाँ, 1900 कहां, अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा एनजी रंगा के। वहीं बिहार के इस वामपंथ बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोग कार्यानंद शर्मा के द्वारा बिहार किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था। 24 नंबर, हाँ, ये सवाल है, मैं फिर कहना चाहूंगा, तैयारी 3 का 9-10 का जो हिस्ट्री का जो 40 सवाल है का डिस्कशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आइए पार्ट 2 का अंतिम सवाल, सीमेन कमेटी जिसका गठन 1900 किया गया था। सर मूडी में कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने किया गया। वैध शासन प्रणाली जो 1900 आई थी, मंटे के नाम जाता है। भारत में अधिनियम इतना हद तक कारगर साबित हुआ, उसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया और आगे साइमन कमीशन का भी गठन जांच के लिए किया गया था नवंबर 1927 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बात करेंगे तो 9, पार्लियामेंट 4, संघवाद की बात करेंगे तो 35। आज के लिए राजनीति का यह कार्य आपको सराहनीय लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी हार ही नहीं, भारतवर्ष जहां से बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, राजस्थान हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी जगहों पर अपनों दोस्तों करें, आप कृपया उत्तर मिला ले। और यह डिस्कशन मैं 1 to 5 का भी हिस्ट्री का, 6 to 8 का भी लेकर के आऊंगा और 9 का भी लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।